हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें अभी तक हम सब क्या हुआ सुनो इधर, जिसमें अभी तक हम सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण ये सब देख चुके हैं और इन पे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में दो अनुप्रयोग हैं। एक आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है और एक आपका प्रकाशिक तंतु। दो अनुप्रयोग आपके चैप्टर में है, मतलब आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी बुक में ना। तो इन दोनों अनुप्रयोग को देख लेते, फिर आपका एक छोटा सा हेडिंग बचा है, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। तो एक छोटा सा वो डेरिवेशन है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। और इसमें पहला अनुप्रयोग हम सब देखेंगे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, क्या होता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म? यह एक ऐसा प्रिज्म है जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण 90 अंश। यानी जैसे ध्यान से देखना, ये कोण इस तरीके का, ये जो आपका प्रिज्म है इसका एक कोण कितना है? 90 अंश समकोण। और बाकी ये दोनों कोण क्या होते हैं? 45-45 अंश के। कितने अंश की होंगी? 45-45 अंश की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपने क्या देखा था? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाके उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इसी घटना को आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला था। तो जो कांच और वायु के लिए आपका क्रांतिक कोण होता है वह लगभग कितना होता है? 42 अंश। आपको ये भी पता होगा कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो ये बिंदु अगर आपका आपतन बिंदु है, इस बिंदु पर कोई प्रकाश किरण अगर किसी एंगल पे गिरेगा तब वो जाके दूसरे माध्यम में थोड़ा अपवर्तित होगा। लेकिन यदि कोई प्रकाश किरण सीधा लंबवत गिरता है तो वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। ठीक है, तो माना एक कोई प्रकाश किरण यदि ऐसे गई तो क्या हुआ? ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत गई। तो अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत प्रवेश करेगी तो बिना विचलित हुए वो सीधी चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। लेकिन जब ये प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ेगी तो ये क्या होगी? ध्यान से देखना, ये भी बिल्कुल समकोण पे वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता कि यदि आप यहाँ पर अभिलंब खींचोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अरे अगर ये एंगल 90 है तो ये बिल्कुल आधा होगा, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। और क्रांतिक कोण होता कितना है? 42 अंश। क्रांतिक कोण कितना होता है? तो अगर ये गिरा कितने पे? 45 अंश पे। तो क्या क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुआ? तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये कांच, ये वापस बाहर नहीं जा पाएगी, ये कांच में ही अंदर वापस आ जाएगी। क्योंकि परावर्तन है तो आई आर के बराबर होगा। अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा? 45 अंश होगा। और ये 45 अंश का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? वापस। तो ये फिर सीधी क्यों निकल गई? क्योंकि ये प्रकाश किरण देखो, इस पृष्ठ, आप इस पृष्ठ को देखना, इस पृष्ठ के लंबवत गई है ना। तो जब लंबवत प्रवेश किए तो सीधा बिना विचलित हुए निकल जाएगी। ऐसे कोई अगर दूसरी प्रकाश किरण है, क्या वो भी ऐसे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? सेम ऐसे घटना के साथ ये एंगल यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा? 45 अंश। तो जैसे मान लो कि यह कोई वस्तु है, तो अब बताओ, यह प्रकाश इधर आया और यह प्रकाश इधर गया, यानी इसका प्रतिबिंब इधर बना कि नहीं बना? तो प्रकाश कितने से मुड़ा? या आप ऐसा वस्तु ये है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बना, मतलब 90 अंश से प्रकाश विचलित हुआ कि नहीं विचलित हुआ है? तो यहाँ पर प्रकाश का विचलन कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। दूसरा भी केस इसमें आप देख सकते हो। दूसरा केस क्या है? जैसे मान लो कि इस तरीके से आपका कोई एक प्रिज्म है और ये कोण कितना है? 90 अंश। ये कोण कितना है? अब कोई प्रकाश किरण यदि इस पृष्ठ पर ऐसे गई तो इस पृष्ठ से तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि पृष्ठ के लंबवत प्रवेश की है ना। तो अगर कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती है तो सीधा निकल जाएगी। लेकिन जब ये यहाँ पर पड़ेगी तो ये 90 अंश का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? अभी यहीं तक देखो। तो ये जब 90 अंश का कोण बनाते हुए वापस क्यों आएगी? क्योंकि अगर यह कोण कितना होगा? 45 अंश। 45 अंश के अगर कोण पे आपतित हुई है, क्रांतिक कोण होता कितना अंश है? 42 अंश।
तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण परावर्तित हुई है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण परावर्तित होता है तो वह उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो यह बाहर वायु में ना निकल के कांच में ही कहा जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस। अब जैसे मान लो कि यह आके यहाँ पर पड़ा तो फिर से क्या ये 90 अंश का कोण बनाते हुए वापस आ सकती है, क्योंकि इस पृष्ठ पर अगर आप अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब यही होगा कि नहीं होगा। अरे अभिलंब का मतलब क्या है, पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींच दो तो वही। तो क्या इस पृष्ठ के साथ देखो 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो अभिलंब का काम करेगा कि नहीं काम करेगा। और अभिलंब का मतलब 90 अंश। तो पहले बताओ, अगर ये पूरा कोण 90 अंश है तो ये भी 45 हो सकता है, ये भी 45 होगा। तो अगर ये प्रकाश किरण 45 अंश पे आके गिरी है तो क्रांतिक कोण फिर से 42 अंश ही है। तो 42 से अधिक कोण पर गिरी है तो फिर से यह बाहर वायु में न जाके उसी माध्यम में वापस जाएगी। और कितने अंश के कोण के साथ, 45 ही है तो 45 के साथ बना के वापस बाहर चली जाएगी। सेम ऐसे अब जब यहां पर ही पहुंचेगी, देखो यहां से आए, यहां से पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, यहां पर हुआ, फिर यहां से पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ऐसे गया। लेकिन अब ये यहां पर फिर से अंदर नहीं जाएगी क्योंकि ये 90 अंश पे, देखो इस पृष्ठ पे सीधा गिरी है, लंबवत गिरी है ना। जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत गिरती है तो वह बिना विचलित हुए वो सीधा निकल जाती है, तो ये सीधा निकल जाएगी। क्या ऐसे दूसरे किरण के भी साथ हो सकता है, जैसे मान लो एक किरण ये है तो यहां से पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ऐसे हुआ, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ये ऐसे निकलेगा। यानी यदि कोई वस्तु ये था, देखो ऊपर वाला प्रकाश या ऊपर आया और ये नीचे वाला प्रकाश ही है, तो यानी ये 180 अंश से विचलित हुआ कि नहीं विचलित हुआ। अरे देखो ऊपर वाला ये शीर्ष वाला प्रकाश, ये शीर्ष यहाँ पर बनेगा ना, और इसका जो बेस है, बेस देखो यहाँ पर बना हुआ है, तो कितना देखो विचलित हुआ, ऐसे था बिल्कुल 180 अंश टिल्टेड हो गया है। तो ऐसे प्रिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, जो जिसके अंदर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो यदि इसके बारे में आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो क्या, कि लिखो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म एक समकोण प्रिज्म होता है। समकोण मतलब जिसका एक कोण कितना होता है, देखो यहां पर एक कोण यहां पर 90 अंश है और इसका एक कोण यहां पर 90 अंश है, और बाकी जो दोनों कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 45 अंश के। जिस प्रिज्म एक समकोण प्रिज्म होता है, समकोण प्रिज्म होता है जिसका या जिसके शेष दोनों कोण 45 अंश के होते हैं। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण 42 अंश होता है। इसलिए जब कोई प्रकाश किरण हम इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, ध्यान से एक बार थोड़ा देख लो, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन इस पृष्ठ से हुआ है, इस पृष्ठ से हुआ है, इस पृष्ठ से हुआ है, इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, कांच, क्योंकि अंदर कांच है बाहर वायु है, कांच वायु अंतरा पृष्ठ, मतलब कांच और वायु को अलग अलग करने वाला पृष्ठ। तो जब कोई प्रकाश किरण कांच से या कांच में चलता हुआ, और कांच ना बोल के आप बोल सकते हो प्रिज्म, प्रिज्म में चलता हुआ कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है, आप कोष्ठक में लिख दोगे चित्रानुसार, तो उसका प्रिज्म में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है।
जिसके फलस्वरूप प्रकाश 90 अंश एवं 180 अंश तक, इसके लिए क्या वर्ड है, विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती। इसके बाद आप फिगर बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, दोनों फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहां तक फिगर बना चुके होंगे। अब दूसरा दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक तंतु। तो अगला हेडिंग आप डालो, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है प्रकाशिक तंतु, थोड़ा एक बार समझना। जैसे कि मान लो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, एक बेलनाकार पाइप होता है, ठीक है। और ये ऐसा बेलनाकार पाइप होता है कि जिसके दो सतह होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाएगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त लिखा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दो लेयर बनाएंगे, एक का अपवर्तनांक 1.7 रखेंगे और एक का अपवर्तनांक 1.5। तो अंदर एक बेलनाकार क्रोड होता है। इस बेलनाकार क्रोड, ये जो आपका बेलनाकार क्रोड है, ठीक, इसका अपवर्तनांक हम कितना रखते हैं, 1.7। ये जो आपका बेलनाकार क्रोड है, इसका अपवर्तनांक मैंने कितना रखा, 1.7। और इसके ऊपर, जैसे मान लो कि आपका एक बेलनाकार पाइप क्रोड हो गया जिसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.7। अब इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ाएंगे, अर्थात एक लेप लगाएंगे पूरे इसके चारों तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो हम एक लेप लगाने के लिए बस सीधा एक ऐसे बना देते हैं कि ये देखो, इसके ऊपर एक लेयर हुआ लेप का, और ये दूसरा लेयर बना देंगे। इसका मतलब क्या है, ये चारों तरफ लेप हो गया, समझ में आ रहा है। और इस लेप का अपवर्तनांक हम लोग कितना रखते हैं, 1.5। और इस लेयर को हम लोग कहते हैं आवरण। क्या कहते हैं, आवरण। तो जब कोई प्रकाश किरण, अब समझ लो कि ये पाइप है और इसका व्यास लगभग कितना होता है, व्यास मतलब ये जो इसका व्यास है, ये लगभग 1 mm या 0.5 मीटर, 0.5 मीटर या 1 मीटर लगभग हम लोग रखते हैं। तो क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करेगा, इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.7। और जो ऊपर वाला परत इसके ऊपर मैंने लेप लगाया उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। तो क्या प्रकाश जब इसके अंदर प्रवेश करेगा तो 1.7 से 1.5 में प्रवेश करना चाहेगा, यानी 1.7 ज्यादा अपवर्तनांक है मतलब सघन माध्यम होगा, और 1.5 कम अपवर्तनांक है यानी विरल माध्यम होगा। तो जब सघन से विरल में जाएगा, अगर ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिरा है तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये वापस बाहर न जाके अंदर आ जाएगा, फिर ये यहां से टकरा के, फिर ये ऐसे बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते ये वापस बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे किरण जो श्रव्य है या जो आपके लिए उपयोगी किरणें हैं, जो दृश्य प्रकाश हैं, उन्हें लंबी दूरियों में जब एक जगह से दूसरे जगह तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होगा, तो उसके लिए हम लोग प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। और प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और इसके लिए क्या करते हो कि हम एक बेलनाकार पाइप लेते हैं, या एक तार बोल सकते हो, बेलनाकार तार का मतलब पाइप से आप समझना। हम एक बेलनाकार पाइप लेते हैं जिसका अपवर्तनांक कितना रखते हैं, 1.7, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोड। क्या बोलेंगे, क्रोड। और इस बेलनाकार पाइप के ऊपर हम सब 1.5 अपवर्तनांक वाला एक लेप लगाएंगे, इसके चारों तरफ एक लेप लगा देंगे, और इस लेप को हम लोग क्या बोलते हैं, आवरण। तो जब कोई प्रकाश किरण एक सिरे से मतलब इसके एक साइड से प्रवेश करेगी, तो क्योंकि वो सघन से प्रकाश अब विरल माध्यम में जाना चाहेगी, अंदर का अपवर्तनांक ज्यादा है, बाहर का अपवर्तनांक कम है, तो ज्यादा अपवर्तनांक मतलब सघन माध्यम, और कम अपवर्तनांक मतलब विरल माध्यम। तो जब वो ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जानी चाहेगी, यानी सघन से विरल माध्यम में जाना चाहेगी, तो अगर
अगर वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर हम भेजे उसे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर वापस आ जाएगी, फिर वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिरेगा तो ऐसे लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता होता आप एक जगह से कहां तक भेजोगे, दूसरी जगह आप भेज सकते हो। कहीं प्रकाश बाहर भी नहीं निकलेगा, अगर जितना प्रकाश आप भेजो उतना पूरा प्रकाश आपको मिल जाएगा, यानी बिना ऊर्जा का ह्रास किए। जब थोड़ा प्रकाश भी नहीं निकला तो ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल नहीं होगा, जितने इंटेंसिटी का तीव्रता का आप प्रकाश भेजोगे उतने ही ऊर्जा का प्रकाश आपको दूसरे साइड जहां तक जितनी लंबी दूरी में आपको भेजना चाहेगा आप भेज सकते हो। तो समझ में आया ना, यही आपका प्रकाशिक तंतु। तो आप लिखो प्रकाशिक तंतु के बारे में कि श्रव्य तथा दृश्य प्रकाश को लंबी दूरियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। इसमें कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरा चेंज करके लिखना। इसमें एक बेलनाकार पाइप, इसका अपवर्तनांक कितना रखते हैं, 1.7 होता है, जिसे क्रोड कहते हैं। इस क्रोड के ऊपर n बराबर 1.5 यानी अपवर्तनांक 1.5 वाला एक लेप लगाते हैं, जिसे आवरण कहते हैं। क्रोड के ऊपर n बराबर 1.5 वाले एक लेप लगाते हैं, वाले पदार्थ का एक लेप लगाते हैं ना, वाले पदार्थ का लेप लगाते हैं जिसे आवरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण क्रोड के अंदर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये क्रिया यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तंतु के अंदिश या तंतु के लंबाई के अंदिश
लगातार होती रहती है, जिससे बिना ऊर्जा ह्रास के एक दो लाइन और है, ऊपर लिख दे रहे हैं, बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश किरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती। ठीक है, अब फिगर बनाना है, आप बना सकते हो। ये जो अंदर का क्रोड है इसका अपवर्तनांक कितना है 1.7, और हमने ये जो बाहर का लेप लगाया इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। ठीक है, तो अगला रीडिंग आपका होगा कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है पार्श्विक विस्थापन? पहले आप इसमें इसका जो फिनोमेना होता है उसे आप समझो। जैसे मान लो कि ये आपका कोई एक क्या है, कांच का गुटका है, जिसकी मोटाई मान लेते हैं कितनी है, टी। कोई टी मोटाई का एक कांच का गुटका है। इस आयताकार कांच के गुटके को हम कुछ नाम दे देते हैं ABCD। ध्यान से देखना, कोई एक प्रकाश की किरण है जो कि इस बिंदु पर आके आपतित हुई, तो क्या ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी? बिल्कुल सीधी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको पता है, मान लो ये आपका अभिलंब हुआ, ठीक है, ये आपका क्या है, अभिलंब। आपको पता है ये कांच है, सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ, तो क्या ये प्रकाश किरण ऐसे ना निकल के अभिलंब की तरफ झुकेगी? ऐसे। बात समझ आ रहा है? अब फिर जब ये प्रकाश किरण यहां पर यदि आप अभिलंब खींचोगे तो अब प्रकाश किरण को निकलना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं निकले, क्योंकि प्रकाश किरण फिर सघन से विरल में गई है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से, तो यानी अब ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। बात समझ आ रहा है? लेकिन याद रखना, ये जो आपतित किरण है, यदि आप आपतित किरण को आगे ले जाओगे और ये आपका जो किरण है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, और जो फाइनल किरण निकलता है इसे कहते हैं निर्गत किरण। तो प्रकाश किरण ऐसे ना विचलित होके ये कुछ अभिलंब से दूर हट रहा है तो ये इस तरीके से वापस जाएगी। लेकिन आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, समांतर। आपने इसके पहले प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता देखा है, वहां पर आप ये बताया गया था बात आपको। बात समझ आ रहा है ना? तो ये जो निर्गत किरण है ये सदैव किसके समांतर रहेगी? ये जो आपतित किरण है उसके समांतर रहेगी। तो ठीक है, समांतर तो ही, लेकिन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कुछ विस्थापन आगे नहीं आ गया, इनके बीच में इतना गैप आगे नहीं गया, इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। और ये गैप यही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ये जो गैप होगा, इसी गैप को हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन, और इसे दर्शाएंगे किस लेटर से, डी से। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? जब किसी आयताकार गुटके से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित प्रकाश तथा निर्गत प्रकाश के बीच जो लंबवत विस्थापन होता है, जो इनके बीच की लंबवत दूरी होती है, क्योंकि आपको पता है इनके बीच की दूरी ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो किस दूरी को बोले? वो दूरी जो इनके बीच लंबवत हो। बात समझ आ रहा है ना? तो उस लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो पहले आप थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन के बारे में लिख लो, फिर पार्श्विक विस्थापन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसके लिए। तो क्या होता है पार्श्विक विस्थापन?
किसी, या ऐसे लिख लो, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी आयताकार, किसी आयताकार गुटके पर आपतित होती है तो आपतित किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बीच की लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब आप बताओ, इस कोण को आप क्या आई लिखोगे? आपतन कोण, आपतन कोण को आप आई से ही दर्शाते हो। और ये आपका अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आप क्या लिखते हो? अपवर्तन कोण। और आप उसे किससे दर्शाते हो? आर से। ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब को चलो हम नाम दे देते हैं एन एन डैश। अभिलंब का क्या नाम दे देते हैं? एन एन डैश। ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पे आके गिरी, इस बिंदु को चलो ए बी सी डी है, चलो इस बिंदु का हम नाम देते हैं ई, इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ई एफ, ठीक है। ये जी, चलो इस बिंदु का नाम दे देते हैं एच, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना? क्रम से ए बी सी डी एफ जी एच, अपना नाम जो भी देना आप दे सकते हो। अब आप ये बताओ, ध्यान से थोड़ा देखना, आपको पता है क्या, दो रेखा जब एक दूसरे को काटती है तो इन कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्या एक रेखा ये है और ये कौन सा किरण बना है? ये तो आपका आपतित किरण का डायरेक्शन केवल बना है। अरे ये आपतित किरण है, विचलित होकर ये देखो दबा है, बाकी ये डायरेक्शन क्या है? ये आपतित किरण का डायरेक्शन है। तो एक रेखा ये सीधी हुई और एक रेखा ये हुई, अगर इनके बीच पूरा कोण आई है तो क्या ये भी पूरा कोण आई होगा कि नहीं आई होगा? क्योंकि दो रेखा के बीच जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है, तो सदैव क्या होता है? बराबर। तो अगर ये आई होगा तो ये पूरा कितना होगा? तो अगर ये पूरा आई है और इतना आर है तो इतना कितना होगा? आई माइनस आर, क्योंकि ये पूरा आई है ना, आई में से आप आर को घटाओगे तो यही कोण बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी हम केवल इस कोण को दर्शाते हैं, और ये कोण आपका कौन सा कोण हो गया? इस कोण को हम लिखते हैं आई माइनस आर। आप वहीं पर लिख लेना, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे तो भी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम इस कोण को क्या लिख देते हैं? आई माइनस आर। क्या ये आपको बात समझ में आ रहा है? और आपका ये जो गुटका है आयताकार, इसकी मोटाई को आप क्या मान लियो? टी। तो थोड़ा सा इनके बारे में पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्या? माना एक आयताकार, माना एक आयताकार, माना एक आयताकार गुटका, माना एक आयताकार कांच का गुटका, कांच का गुटका ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी। इस किरण को भी आप कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हुआ है, इसे बोल देते हैं आई, और इसे बोल देते हैं ये जो आपका किरण है फाइनली जे, ठीक है ना? तुम्हारा इच्छा पूरा। अरे काफी चिट्ठी हम बोल गए, मूड में आई जाई थे, ऑफलाइन हो नहीं। तो इन्हें बोल दिया जे। तो ये आपका हुआ आपतित किरण आई ई, अपवर्तित किरण हुआ ई जे, ई जी, और जी जे ना, ये आपका कौन सा किरण हो गया? निर्गत किरण। तो आप क्या लिखोगे? जिसके बिंदु ए पर, जिसके बिंदु ई पर एक किरण आई ई आपतित होती है, आपतित
होती है, जो कि अपवर्तित होकर जी जे निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है। और आप फिगर में लिख दोगे चित्रानुसार कि बचा खुचा जो है वो एग्जामिनर अपना समझ ले ना, जो है फिगर से देख सकता है। तो इतना आप लिख लो, हो गया सबका। चलो अब इसका डेरिवेशन देखना है हमें। ये पार्श्विक विस्थापन, ये जो आपकी दूरी पूरी डी आई है, इसी डी दूरी के लिए हमको फार्मूला निकालना है कि पार्श्विक विस्थापन कितना होगा अगर आपको आपतन कोण आई या अपवर्तन कोण आर दिया हो। और इसका अपवर्तनांक हम कितना मान लेते हैं, एन। ये जो आपका कांच है, इस कांच का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा ना, इसके अपवर्तनांक को हम कितना मान लेते हैं, एन। अगर आपको लिखना आप लिख सकते हो कि आयताकार कांच का y के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, एन। तो आप एक लाइन लिख लेना, माना आयताकार गुटके की निर्वात या y के सापेक्ष अपवर्तनांक, y के सापेक्ष अपवर्तनांक n। यहां तक हो गया सबका। चलो आपका ये हो गया होगा। अब देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है ये डेरिवेशन। अगर यहां पर ये कोण R बना, ध्यान से देखना, ये कोण कितना है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज एक नहीं है? तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ई एफ जी में, ई एफ जी में क्या लगाए, साइन आर लगाए कि कास आर लगाए? क्योंकि देखो हमें ये दूरी, इसके सामने वाला ये लंब है, कोण के सामने वाला लंब होता है ना, तो हमें इस लंब का कोई काम नहीं है। हमें ये मोटाई यानी टी दिया है, यानी इसका काम है, यानी आधार का काम है। तो यदि आधार की जरूरत है तो आप क्या लगाओगे, कास। तो समकोण त्रिभुज ई एफ जी में कास आर बराबर, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हुआ, ई एफ बटे कर्ण। 90 अंश यहाँ पर बनाए नहीं बनाए, इसके सामने का कर्ण यही हुआ ईजी, तो ये क्या हो जाएगा, बटे ईजी। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या आपको ये भी त्रिभुज दिखा है कि नहीं दिखा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये लंबवत दूरी होती है कि नहीं होती है? तो अगर ये लंबवत दूरी है तो हम इसमें इस त्रिभुज में क्या लगाए, ई जी एच में क्या लगाए, साइन लगाए कास लगाए? हमें यही दूरी चाहिए और ये कोण मालूम है, तो कोण के सामने वाला क्या होता है, और हमें लंब चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, साइन लगाओगे। तो किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ई जी एच में क्या साइन लगा दे, साइन क्या, ये पूरा कोण आई माइनस आर है, अरे ये पूरे कोण को आई माइनस आर ही तो बोले हो ना, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाला लंब आपका है क्या, जी एच, और बटे कर्ण 90 अंश। अरे यही तो पार्श्विक लंबवत दूरी नहीं थी, तो अगर ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश होगा, तो 90 अंश के सामने वाला यही तो कर्ण होगा, यानी ई जी। ये हुआ समीकरण नंबर। आप क्या काम करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का, तो क्या आ जाएगा, कॉस आर अपान साइन आई माइनस आर, ये बराबर हो जाएगा कितना, ई एफ बटे ई जी बटे जी एच बटे ई जी। क्या ई जी से ई जी कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ, कॉस आर बटे साइन आई माइनस आर, ये बराबर कितना हो जाएगा, ई एफ बटे जी एच। और ई एफ है कितना, देख के बताओ, ई एफ यही तो आपकी कांच की मोटाई है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टी। और जी एच आपका क्या है, ये तो आपका है दूरी डी, तो आप इसे लिख सकते हो डी। बात समझ आ रहा है ना? यानी आप इसे ऐसे एक काम करो, नीचे लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट कॉस आर अपान साइन आई माइनस आर, ये बराबर हो गया, ई एफ आपका है टी और जी एच आपका है डी, टी बटे डी। याद रखना टी आपका क्या है, इस गुटके की मोटाई है, और डी क्या है, पार्श्विक विस्थापन। डी क्या है, पार्श्विक
अब एक बात आप याद रखो, और इस बात को आप याद रखो, ये बात आपका कई जगह यूज होगा। यदि कोण, और आपको क्लास 11 में जब बेसिक मैथ पढ़ाया गया है तो वहां पर आपको स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन बताया गया था ना। क्या होता है? साइन, यदि एंगल बहुत छोटा हो, यानी यदि थीटा बहुत छोटा हो, तो अगर थीटा छोटा होता है तब साइन थीटा को हम लोग लगभग क्या लिख देते हैं? थीटा। काश थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं? 1। और टेन थीटा को भी हम लोग लगभग क्या लिखते हैं? थीटा। बात समझ में आ रहा है ना? रीजन है इसका क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर थीटा बहुत छोटा होगा, लगभग 0 के पास पहुंचेगा, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0। तो क्या वही एंगल आगे नहीं आ गया? इसलिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं? थीटा। काश 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसलिए अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो उसका वैल्यू लगभग कितना लिख देंगे, और tan 0 का वैल्यू भी कितना होता है? 0। इसलिए 0 वही 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? इस बात को आप याद रखना। तो वही अप्रॉक्सीमेशन हम यहां पर करने वाले। क्या? यदि आपतन कोण यानी I, अपवर्तन कोण R अत्यंत छोटे हो, अत्यंत क्या हो? छोटे हो, तब आप क्या कर सकते हो? ये जो काश R है, काश R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि R एंगल बहुत छोटा है ना। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो काश थीटा लगभग कितने के बराबर होता है? 1 के। तो R यदि छोटा है तो काश R को हम लगभग कितना लिख सकते हैं? 1। और साइन I माइनस R कितना हो जाएगा? साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो I साइन I माइनस R केवल I माइनस R के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये जो एंगल है वही एंगल आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? T/D। तो क्या यहाँ से D बराबर आप पछाड़, क्योंकि आपको D चाहिए ना, तो D बराबर आप क्या लिख सकते हो? T इंटू I माइनस R। आप ये भी याद रख सकते हो। लेकिन अभी रुको आप, क्योंकि अपवर्तनांक मान के चलो, उसका तो कहीं यूज ही नहीं पड़ा। आप ख्याल करो, n अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन I अपान साइन R। यहाँ पर तो एंगल बहुत छोटा है, तो अगर I और R छोटा मान के चले हो ना, तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन I को केवल आप I लिख सकते हो, और साइन R को आप केवल क्या लिख सकते हो? R। तो यानी R बराबर आप क्या लिख सकते हो? I अपान R। एक काम करो, इसे समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो? D बराबर T इंटू I माइनस R, और R की जगह कितना हुआ? I अपान N। तो D बराबर T, I कॉमन ले सकते हो, अरे I कॉमन ले सकते हो, तो I जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपान N। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही याद रखो, या D बराबर ये आपका T, या I पहले लिख देते हैं I T, और इसका गुणा इसमें करोगे N माइनस 1 अपान N हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप ये ना याद रखे, आप यही याद रखो, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो यही आपका ये D का क्या है? पार्श्विक विस्थापन। T क्या है? इसकी मोटाई। I क्या है? I क्या है? आपतन कोण। N क्या है? अपवर्तनांक। बात समझ आ रहा है ना? तो ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये सब, ये डेरिवेशन। तो बस यहीं तक करते हैं यार। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।